हाय हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ज्योग्राफी। कैसे हैं आप? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मानव भूगोल चैप्टर नंबर 3, संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, नियतिवाद, डेटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, ये सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने निश्चयवाद पढ़ा, डेटर्मिनिज्म पढ़ा या पर्यावरणीय निश्चयवाद पढ़ा। 3 वीडियो में उसे कंप्लीट किया, 3 शॉर्ट वीडियो में उसे कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों ने वो तीनों वीडियो देखे होंगे और आपको एक बेसिक ढांचा आपके दिमाग में बन गया होगा कि क्या होता है निश्चयवाद, क्या होता है पर्यावरणीय निश्चयवाद या डेटर्मिनिज्म और एनवायरमेंटल डेटर्मिनिज्म। मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो किसी भी चीज़ में ये 2 फैक्टर होते हैं। इसको आप पहचानते हैं मानव, इसको भी आप पहचानते हैं पर्यावरण। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। ओके, जब ये मानव कमज़ोर रहे और पर्यावरण उसके ऊपर भारी रहे, ये कहलाता है नियतिवाद। इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये कमज़ोर नहीं है, ये भी इसके सामने ऐसे कैसे खड़ा है और कहीं ना कहीं ये डोमिनेंट भी हो रहा है। ये क्या कहलाएगा? संभववाद, संभाव्यतावाद या पॉसिबिलिज्म। जब हम लोग संभववाद या संभाव्यतावाद को पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। आई बात समझ में? मानव और पर्यावरण के संबंधों को पढ़ रहे हैं। क्लियर बात है ना? मानव और पर्यावरण के संबंधों को पढ़ रहे हैं। इसमें किसकी भूमिका कितनी है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी के आधार पर कई सारे वाद बनते हैं, संभववाद, नियतिवाद, नवनियतिवाद, संभाव्यतावाद। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इसके अध्ययन के क्रम में आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी विद्वानों के नाम आते हैं, उनकी पुस्तकों के नाम आते हैं, उनके द्वारा कही गई बातें आती हैं, उनके द्वारा कहे गए कथन आते हैं, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के अंदर। बिकॉज उनमें से क्वेश्चन बैठते हैं और फिर आप उन सब चीज़ों को गाइड में और नोट्स में ढूंढने की कोशिश करते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। इसलिए जो बुक में मिलते जा रहे हैं उसे आप लोग एक कॉपी में उतार लीजिएगा साथ साथ। शुरू करते हैं संभववाद। इसमें मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना है। क्लियर बात है? मतलब ये पर्यावरण है और ये मानव है। नियतिवाद कहता है ये कोई अभिकर्ता नहीं है, तो सिर्फ एक पुतला है जिसको ये चला रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहता है नहीं, मानव एक सक्रिय अभिकर्ता है, एक ऐसा एजेंट है जिसकी पूरी भूमिका रहती है इन दोनों के संबंधों को आपस में चलाने के लिए है। ये एक ऐसी धारणा है जो इस बात पर बल देती है कि प्राकृतिक पर्यावरण कई विकल्प प्रस्तुत करता है जिसकी संख्या किसी सांस्कृतिक समूह के ज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास के साथ बढ़ती जाती है। मतलब कोई भी सभ्यता है, जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका कल्चर डेवलप होगा, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे उन चीज़ों की संभावना बढ़ेगी जो वो व्यक्ति कर सकता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं व्यक्ति कई सारी संभावनाएं अर्जित करता है और कार्य कर सकता है, पर्यावरण उसे बहुत सारी संभावनाएं देता है। इस दृष्टिकोण को फेब्रे ने संभववाद, पॉसिबिलिज्म का नाम दिया। फेब्रे का नाम याद रखिएगा, फेब्रे इम्पॉर्टेंट है। पूछ लिया जाए तो ये संभववाद के प्रतिपादक रहे हैं, समर्थक रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि वास्तविक रूप में और एकमात्र भौगोलिक समस्या संभावनाओं को उपयोग करना ही है। मतलब मानव के पास बहुत सारी संभावनाएं होती है और उसको मानव उपयोग करता है और उपयोग करके ही वो उसके अंदर खुद का डेवलपमेंट पाता है। मतलब तो बात की जाए तो संभववाद की जो प्रथम अभिव्यक्ति है वो प्लेटो में दिखती है। प्लेटो जो यूनानी विचारक हैं, उसके बाद मानववादी विचारों में स्ट्रेबो है, अल बरूनी है, आदि भी कहीं ना कहीं संभववाद को स्वीकारते हैं। वास्तविक उदय इसका जो संभववाद है, इसको फ्रांस में विडाल डी ला ब्लाश जो है उनके द्वारा इसको और ज़्यादा विकसित किया गया था। जबकि इनकी जो पुस्तक है ह्यूमन ज्योग्राफी, वो संभववाद का आधार है। क्लियर है? विडाल डी ला ब्लाश का नाम आप याद रखिएगा। जबकि मैंने बताया कि संभववाद के जो जनक हैं वो लूसियन फेब्रे हैं, जो कि दृढ़ संभववादी थे, जबकि विडाल डी ला ब्लाश उदारवादी थे थोड़े से। ठीक है, तो फेब्रे के अतिवादी संभववाद में प्रकृति को स्थूल माना है और प्रकृति को तो गौण माना है, और इनके अनुसार प्रकृति सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं देती है। उन संभावनाओं को विकसित करने का काम कौन करता है? मनुष्य। इनका एक फेमस कथन है, देयर आर नो नेसेसिटीज
बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज़। क्लियर बात है, मतलब कहीं कोई ज़रूरी कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ भी ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे चारों तरफ संभावनाएं हैं। मानव स्वतंत्र है कब किस संभावनाओं को पकड़े और उसका विकास करे। मतलब प्रकृति का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहा, ऐसा इनका कहना है, लूसियन फेब्रे। तो ये कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा। संभववाद फ्रांस में विकसित हुआ, याद रखना फ्रांस का ये बेसिकली विचार है, परंतु अमेरिका में भी इसके समर्थक रहे हैं काफ़ी सारे, जैसे कार्ल सावर इसके अमेरिकन समर्थक हैं। अब देखिए, एक विद्वान है बेरू ने क्या किया, ह्यूमन इकोलॉजी नाम का एक शब्द दिया है ना, मानव पारिस्थितिकी। ये कहते हैं सांस्कृतिक नियतिवाद संभववाद की एक धारा है, जिसके जनक जो कार्ल सावर हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मानव तथा पृथ्वी के प्रतिक्रिया किया गया व्यवहार उसके सांस्कृतिक परिवेश से प्रेरित होता है। मतलब मानव जो प्रकृति के सापेक्ष में जो व्यवहार कर रहा है वो उसके सांस्कृतिक वातावरण से प्रेरित होता है। अब हम लोग जब बात करते हैं आगे संभववाद की, तो संभववादियों ने इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे तर्क ये दिए हैं कि कहीं ना कहीं मानव जो है वो प्रकृति के ऊपर डोमिनेंट इसलिए है कि प्रकृति एक जड़ चीज़ है। मतलब ये मानव को बता नहीं सकती कि मानव को क्या करना है। प्रकृति के पास बहुत सारी संभावनाएं हैं और मानव इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली है कि वो जब चाहे जिस संभावनाओं को चूज़ करे और उस पर काम करे और उसमें महारत हासिल करे या वहाँ पर वो विकसित हो सके। इसलिए प्रकृति का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता। ये मानव का स्वभाव, मानव का मूड है कि वो कब किस संभावना को विकसित करेगा और आगे बढ़ेगा। तो मानव और प्रकृति के संबंधों में संभववाद भी एक इम्पॉर्टेंट विचारधारा है, एक फ्रांसीसी विचारधारा है। आगे हम लोग देखेंगे कि संभववादी जो कहते हैं कि मानव समाज में अलग अलग जगह जो भिन्नता पाई जाती है, जैसे प्रकृतिवादी कहते थे कि जैसा पर्यावरण वैसा मानव, जैसा पर्यावरण वैसा उसका कल्चर। संभववादी ये नहीं कहते। संभववादी क्या कह रहे हैं, देखिए आप ये इस लाइन में आप देखिएगा। संभववादियों ने यह कहा है कि मानव समाज में पाई जाने वाली जो भिन्नताएं हैं और समाज के इतिहास की जो व्याख्या है वो भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में नहीं की जा सकती है। भौतिक पर्यावरण का कोई लेना देना नहीं, उसमें क्या लेना देना है। उनका विचार है कि मानव स्वयं पर्यावरण को प्रभावित कर उसमें परिवर्तन कर सकता है। क्लियर बात है। वहीं नियतिवाद क्या कहता था, नियतिवाद कहता था कि एक ही क्षेत्र में, एक ही अक्षांशों पर या एक ही जलवायु में रहने वाला मानव अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण वैसा है। लेकिन संभववाद कहता नहीं, ऐसा नहीं है, पर्यावरण का कोई खास रोल नहीं होता है। ये मानव है जो तय करता है कि उसे कैसे रहना है, उसकी संस्कृति, उसका कल्चर, उसके द्वारा डेवलप किया गया उसका इतिहास तय करेगा कि वो कैसे रहता है। प्रकृति या पर्यावरण तय नहीं करता है। फिर बात की जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक पीरियोडिक स्केल है, जिसके बाद मतलब संभववादी जो दर्शन है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। व्यक्ति पर्यावरण का मात्र उत्पाद नहीं है। इस लाइन को आप इम्पॉर्टेंट है, कभी भी संभववाद के बारे में लिखना हो तो ये लाइन अच्छी है। व्यक्ति पर्यावरण का मात्र उत्पाद नहीं है, वे प्राकृतिक पर्यावरण के मात्र दास नहीं है। संभववादियों के अनुसार पृथ्वी और उसके प्रभावों से नहीं अपितु मानव के क्रियाकलाप ही शुरुआती बिंदु है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी नहीं, किसी भी चीज़ का अध्ययन और शुरुआत और भूगोल ये सब के सब प्रकृति से नहीं मानव से शुरू होता है। क्लियर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये लोकप्रिय होता है। विडाल डी लाब्लाश, ये इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। 2 बार मैं पहले बता चुका हूँ। जब भी नाम आते हैं, पुस्तक के नाम आते हैं, कथन के नाम आते हैं, आप लोग याद रखिए। ये ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संभववाद की वकालत की और इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। क्लियर बात है। परंतु इस विचारधारा के जनक कौन है? फेब्रे याद रखिएगा। ठीक है। अब विडाल डी लाब्लाश ने देखिए अपने अध्ययनों में पर्यावरण के प्रभाव को मानवीय क्रियाओं पर कम से कम दिखाया। उन्होंने ये कहा मानव के ऊपर पर्यावरण का बहुत कम से कम प्रभाव पड़ता है। तो मानव पे और भूगोल पर किसका प्रभाव पड़ रहा है? स्वयं मानव का प्रभाव पड़ रहा है। और उनका कार्यों का जो केंद्र था वो था जीवन शैली, और जो भौतिक पर्यावरण जो विकसित होता है वो मानव की जीवन शैली से विकसित होता है। क्लियर बात है। ये किसका कहना था? ये कहना था विडाल डी लाब्लाश का। फिर उन्होंने विभिन्न समूहों के बीच में जो अंतर स्पष्ट किया, जैसे एक ही अथवा समान पर्यावरण में जो लोग रह रहे हैं, मतलब एक जैसे
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा पर अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, इंडिया में, या यूँ कहें कि एशिया में, यहाँ जो लोग रह रहे हैं सभी जगह लोग अलग अलग कल्चर से, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग पहनावे के साथ रह रहे हैं। इसका मतलब प्रकृति तो सब जगह एक जैसी है इस पूरे अक्षांश के ऊपर, लेकिन मानव ने इन संभावनाओं को चुना है और मानव तय करेगा कि उसको कब, किस प्रकार से और कैसे रहना है। फिर हम लोग बात करेंगे विडाल के बाद जो अटलांटिक महासागर है उसके दोनों ओर, यूरोप और अमेरिका में संभववाद फैलना शुरू होता है। फ्रांस में जीन ब्रून्स संभववाद के कट्टर समर्थक रहे हैं। एक और नाम जुड़ गया है संभववाद में, लिस्ट बनाते चलिएगा। जीन ब्रून्स जो हैं संभववाद के कट्टर समर्थक रहे हैं और उन्होंने भी मानव केंद्रित उपागम को प्रतिपादित किया है। एक पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं जिन्होंने मानव पारिस्थितिकी नाम का कॉन्सेप्ट किया, वो है बोरो। अभी मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। अमेरिका के विचारक हैं कार्ल सावर ने भी संभववाद को बहुत ज़्यादा पोषित किया है और वो संभववाद के समर्थक रहे हैं। अब जो इसका कीवर्ड है, की पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट बात हम लोग अब तक का जो पढ़ने जा रहे हैं, अब तक का निचोड़, वो है ये, पढ़िए इसे, कि संभववादियों के अनुसार प्रकृति कभी भी एक परामर्शदाता से अधिक नहीं रही है। क्लियर बात है, मतलब प्रकृति सिर्फ और सिर्फ मानव को, जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं जो अब काम नहीं कर रहे हैं और कोई व्यक्ति है जो घर को चला रहा है, जो डोमिनेंट है अपने घर में, उसको वो लोग सिर्फ और सिर्फ परामर्श दे सकते हैं कि भाई ये कर ले, अब उसे करना है या नहीं करना है वो तय करेगा। तो इसी प्रकार से इन्होंने प्राकृतिक और मानवीय संबंधों की व्याख्या में उन्होंने बताया कि संभववादियों के अनुसार प्रकृति कभी भी एक परामर्शदाता से अधिक नहीं रही है। इसके विपरीत जो मानव है वो प्रथम स्थान पर है, न कि पृथ्वी, न कि जलवायु और न कि इनका प्रभाव। सबसे पहले कौन है? मानव। प्रत्येक क्षेत्र की संभावनाएं पर्यावरण के आदेश की अपेक्षा इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए अधिक मूल्य जो मानव स्वेच्छा से चुनता है उस पर होती है। मतलब प्रत्येक जो क्षेत्र है उसमें कौन सी संभावनाओं को चूज़ करना है वो प्रकृति तय नहीं करती है, प्रकृति द्वारा प्रस्तुत संभावनाएं तय नहीं करती है, मानव द्वारा चुनी गई संभावना तय करती है। मानव कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग देख लीजिए, ये संभववाद हमें बताता है। अब हम लोग संभववाद को यहाँ निपटाने जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल में आप देखिए, लीना नदी जो है, ये रूस में जो लीना नदी है, इसके बेसिन के अत्यंत चरम ठंडे पर्यावरण के याकूत जो लोग हैं वो अपने पशुधन और घोड़ों को पालते हैं। याकूतों ने क्या किया, अपने जो घोड़े होते हैं और पशु होते हैं उन लोगों को, मतलब उन जानवरों को उन्होंने चारा खिलाने के स्थान पर जो रेंडियर नाम का जो जानवर होता है और जो मछली होती है उसका जब मांस सूख जाता है तो वो मतलब ऐसा कड़क कड़क से जो मांस होता है जो बिल्कुल सूखा होता है वो खिलाना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, घोड़े और पशु जो हैं वो बेसिकली नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, मतलब ऐसा मांस वास नहीं खाते हैं, लेकिन वहाँ के पर्यावरण के अनुसार मानव ने उसे वैसा अनुकूलित किया है कि आप ऐसा कीजिए और वो वहाँ पर वो खा रहे हैं। क्लियर बात है ना। मतलब ये इस एग्जाम्पल में ये दिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मानव को देखिए प्रकृति के अनुकूल न होते हुए भी वो पर्यावरण को अपने अनुकूल ढाल लेता है और अपनी संभावनाओं को खोज लेता है। क्लियर बात है। आगे हम लोग देखें ग्रिफिथ टेलर, चूँकि जब हम लोग संभववाद को इतना पढ़ लिया है तो अब हम उसकी थोड़ी सी आलोचना भी पढ़ लें। तो आलोचना में ये नाम याद रखिए, ग्रिफिथ टेलर ने संभववाद की आलोचना की है और क्या कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली संभववाद में मानव को इतना ज़्यादा फोकस कर दिया है कि प्रकृति और प्रकृति के महत्व को इन्होंने गौण करके दिखाया है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इन्होंने बोलता है कि संभववाद भौतिक पर्यावरण के अध्ययन को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है और इसके विपरीत वो भूगोल में एक नृजाति केंद्रीयता को बढ़ावा दे रहा है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं प्राकृतिक अध्ययन को तो मतलब प्राकृतिक पर्यावरण को तो वो इतना महत्व नहीं दे रहा है, जबकि वो मानव को इतना महत्व दे दिया है कि एंथ्रोपोसेंट्रिक हो गया है हमारी स्टडी। हमारी जो स्टडी है सिर्फ और सिर्फ मानव 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 और चारों तरफ मानव के विपरीत के चारों तरफ घूम रही, जबकि प्रकृति के महत्व को बहुत कम कर दिया है, जो कि ठीक नहीं है और आगे जाकर के भूगोल में ये विवाद को उत्पन्न कर सकता है। तो ये कुछ संभववाद था। संभववाद के बारे में कुछ बातें थी, कुछ विद्वान थे उनके द्वारा कहे गए कथन थे। संभववाद इतना काफ़ी है आपके लिए। अगर इसके बारे में आपको 100 शब्दों में लिखना हो तो आई थिंक आप लिख देंगे संभववाद किसे कहते हैं, कौन कौन से विद्वान इसके समर्थक हैं, किस कंट्री से बेसिकली इसकी उत्पत्ति होती है, किस विद्वान ने क्या कहा, कौन विद्वान इसकी आलोचना करता है, और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग संभववाद में आई होप लिख सकेंगे।
मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।